Hello everyone, welcome to part 2 of my UPSC CSC Mains 2022 experience। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अबाउट माई ऐसे एक्सपीरियंस जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपना ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके और मैंने उसे कंपेयर किया लास्ट ईयर से। इस वीडियो में मैं जीएस का डिस्कशन करूंगा और हम लोग स्टार्ट करेंगे जीएस 1 से। पहले हम बेसिक में आपको बातें बता देता हूं जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप एग्जाम इन्वायरमेंट में एग्जाम के दिन पेपर को अप्रोच करेंगे, किस तरीके से मैंने अप्रोच किया, किस तरीके से आप कुछ चीजें ऐड करेंगे पेपर में जिसे वैल्यू एडिशन बोलते हैं, जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। और मैं उसे कंपेयर करूंगा लास्ट ईयर से और डिफिकल्टी लेवल देखेंगे हम लोग पेपर का। शुरू करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जीएस 1 से। ये जीएस 1 का पेपर है मेंस 2022 का। जीएस 1 में आप ज्यादातर लोगों को पता, सबको ही पता होगा कि 3 सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर में से एक ही मानूंगा, ज्योग्राफी और सोसाइटी। ये 3 चीजें इसकी पार्ट होती हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब मैंने 2021 में जब पेपर दिया था तो मैं स्टार्ट करता था 15 मार्कर्स से, डायरेक्ट 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करता था, सारे 15 मार्कर्स और फिर सारे 10 मार्कर्स। बट इस साल मैंने मॉक में एक स्ट्रेटजी में अपने चेंज लाया कि मैं जब भी मैं पेपर स्टूडेंट मिलता था मुझे, मैं 2-3 मिनट देता था। मेंस का पेपर बहुत छोटा होता है, 2-3 मिनट में पूरा आप स्कैन कर सकते हैं। 2-3 मिनट देता था और जो भी क्वेश्चन मुझे बहुत आसान लगते थे कि ये बहुत ईजी लग रहे हैं, उन्हें मैं फटाफट मार्क कर लेता था, जिससे कि पहले मैं वो अटेम्प्ट करूं और जो भी मुझे सबसे अच्छे से जो चीज बनती है उसमें अपना बेस्ट दे पाऊं। ठीक है, और इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट मेडिवल इंडिया टेम्पल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज? मुझे ये कठिन लगा। दूसरा आ जाता है, वाई डिड द आर्मीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली कंप्राइजिंग ऑफ इंडियन सोल्जर्स विन कंसिस्टेंटली अगेंस्ट द मोर न्यूमरस एंड बेटर इक्विप्ड आर्मीज ऑफ देन इंडियन सोल्जर्स? ये मुझे बहुत आसान लगा। आसान का इन द सेंस ये है कि जो भी आप बेसिक सोर्स पढ़ते हैं, अगर वो उस सोर्स से है तो वो आसान क्वेश्चन है और ये इजीली आप स्पेक्ट्रम कोई भी पढ़ेगा तो स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे, है ना। ब्रिटिश और बंगाल के बीच में जो स्ट्रगल हुआ था या और भी दूसरे स्ट्रगल्स पे के एग्जांपल आप इजीली कोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो मैं इस क्वेश्चन को मार्क कर दूंगा। तीसरा क्वेश्चन आता है, why was there a sudden spurt in famines in colonial India since the mid 18th century? Give reasons। इतना आसान नहीं है मेरे हिसाब से। ये एक्चुअली में वैसे तो आसान है क्योंकि इसका आप इजिली, जिसको नहीं भी बनता है वो लिख सकता है, लेकिन ये इसलिए इतना आसान नहीं है कि मिड 18th सेंचुरी पर पूछा है। आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स 2-3 पता होने चाहिए या स्पेसिफिक कोई फेमाइन पता होना चाहिए, तभी आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। लिख तो कोई भी सकता है। चौथा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स। ये बहुत आसान है ना, वेरी इजी में, वेरी इजी में आ जाएगा ये। जिसने भी बेसिक ज्योग्राफी 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ी है उसे बन जाएगा। वेरी इजी क्यों है? 11th या 12th की एनसीईआरटी में दिया है। फिर आता है फिफ्थ, डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये बहुत ज्यादा कठिन है है ना, ये कोई नहीं पढ़ता। अब सिक्स आता है, डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप। ये भी मैंने नहीं पढ़ा था, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आसान हो। फिर एग्जामिन द पोटेंशियल विंड एनर्जी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर इट्स लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड। ये मुझे आसान लगा, क्यों लगा? बिकॉज ये मेंस 365 जो आती है विजन की, उसमें एक डायरेक्टली ये दिया है ना, पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी एंड लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड के बारे में। फिर आ जाते हैं सोसाइटी के सेक्शन में। सोसाइटी में है वर्क फ्रॉम होम का फैमिली रिलेशन पे इम्पैक्ट। ये बहुत आसान है, कोई भी लिख सकता है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, इसका मैं सोर्स नहीं बता सकता, ये कोई नहीं बता पाएगा कि आप करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं या आप कहीं स्टैटिक में पढ़ा आपने, बट ये इतना ईजी है कि आप वर्क फ्रॉम होम का फैमिली रिलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कोई भी इंसान इसमें अच्छा आंसर, काफी अच्छा आंसर और मल्टीपल पॉइंट्स लिख सकता है। फिर आता है 9th क्वेश्चन, हाउ इज द ग्रोथ ऑफ टीयर 2 सिटीज रिलेटेड टू द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास विद एन एम्फेसिस ऑन द कल्चर ऑफ कंजम्पशन। ये भी काफी आसान है ना। टीयर 2 सिटीज के राइज को राइज ऑफ मिडिल क्लास से रिलेट करना है कल्चर ऑफ कंजम्पशन से, तो ये आसान, काफी आसान क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द डाइवर्सिटीज अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया एंड इन विच स्पेसिफिक कंटेक्स्ट शुड दे बी कंसीडर्ड ए सिंगल कैटेगरी। अब ये समझ तो आ रहा है पर मुझे इतना आसान नहीं लगा। इसमें आपको थोड़े बहुत एग्जांपल्स पता होने चाहिए। इसमें पूछा है कि वो सिंगल कैटेगरी सारे ट्राइब्स को कैसे माने, है ना। उसमें बहुत सारे अंतर हैं लेकिन उन्हें सिंगल कैसे माने, तो इसमें भी आपको कुछ एग्जांपल्स पता होने चाहिए, वो कोट करेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं 11th क्वेश्चन में,
द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज has been a continuous ongoing process since the mid 19th century. Discuss with examples. तब ये भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन आप कई एग्जांपल्स इसके दे सकते हैं, लेकिन ये इसमें भी ये है कि आपको चीजें याद होनी चाहिए। ये मुझे कंपैरेटिवली आसान लगा बिकॉज इसमें मेरे पास काफी एग्जांपल्स थे, है ना। आफ्टर मिड 19th सेंचुरी के बारे में पूछ रहा है। अब जिसने, अगर आपको उस समय एग्जांपल्स याद नहीं आ रहे हैं या आपने इतने अच्छे से टॉपिक नहीं पढ़ा, तो ये भी इतना आसान में नहीं आएगा। फिर ये आ जाता है 12th क्वेश्चन, ये बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी। ठीक है, डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर मेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हर साल क्वेश्चन आता है, 100% हर साल क्वेश्चन आता है, वो ये है कि आप सारे पीरियड्स जो प्री हिस्टोरिक है, हड़प्पा है, मौर्यन पीरियड है, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता पीरियड, विजयनगर, फिर साउथ के जो भी हैं चोला, संगम एज, उन सब का 2-2, 3-3 पेज के नोट्स बना लें जिसमें आप उसके आर्ट, आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स, हेरिटेज, कल्चर इसके बारे में लिखें। और इससे लगभग हर साल क्वेश्चन आता है। इस साल तो एकदम डायरेक्ट आ गया गुप्ता और चोला पीरियड का। फिर 13th क्वेश्चन, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉयन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन मैथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। लॉयन एंड बुल फिगर की सिग्निफिकेंस पूछ रहा है। 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया है, बट ये इतने आसान में इसलिए मैं इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि ये 15 मार्क का है और आपको भले ही देखने में आसान लगे कि थोड़े बहुत सिग्निफिकेंस आप ऐसे ही बता देंगे कि ये पावर को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ को, ये है वो है, बट इसमें मल्टीपल पॉइंट जनरेट करना कठिन हो जाता है, 3 पेज फिल करना। 14th क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इजी आएगा। इसमें पूछा है डायरेक्टली कि फोर्सेज इन्फ्लुएंसिंग द ओशन करंट एंड देयर रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री। ये हर कोई पढ़ता है जो भी ज्योग्राफी पढ़ रहा है, ये 11th या 12th क्लास की आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। फिर 15th क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इंडिकेटिंग द मेजर एनवायरमेंटल स्ट्रेस इश्यूज फेस्ड बाय देम। अब ये इतना कठिन नहीं है बिकॉज ये डायरेक्टली टॉपिक दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने इतने अच्छे से नहीं पढ़ा था ना उस साल ना इस साल। ये नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया एंड वर्ल्ड टॉपिक से लिया गया है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज का टॉपिक है ना, ज्योग्राफी में एक स्पेसिफिक हेडिंग दी है मेंस के सिलेबस में, ये आप पीएमएफ आईएएस के जो नोट्स हैं उससे पढ़ लें, बहुत अच्छा दिया है उसमें वर्ल्ड और इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मेरे लिए तो आसान नहीं था क्योंकि मैंने इतने अच्छे से नहीं पढ़ा था। 16th आता है, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट्स इन इस्थमस इन द इंटरनेशनल ट्रेड। अब इसे आप चाहें तो आसान में इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज अगर आपने प्रीलिम्स पास किया है मतलब आपको मैपिंग बनती होगी, मतलब आपको स्ट्रेट्स और इस्थमस का मतलब इजीली पता होगा। अब उसकी, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, इंटरनेशनल ट्रेड में इसका सिग्निफिकेंस पूछा है, तो आप कुछ पॉइंट्स तो जनरेट कर लेंगे कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का से इतना ट्रेड पास होता है ना। इंटरनेशनल मतलब रूट जो होता है वो शॉर्टर हो जाता है स्ट्रेट से इस्थमस के कारण, बट आप मल्टीपल पॉइंट जनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये मैं इतनी इजी में इंक्लूड नहीं करूंगा। सिमिलरली 17th है, ट्रोपोस्फेयर इज वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइन वेदर प्रोसेस। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के बारे में पूछा है, इसको आप इजी में इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज अगर किसी ने ज्योग्राफी पढ़ी है तो उसको ट्रोपोस्फेयर की एटमॉस्फेयर एक अलग से चैप्टर दिया है 11th क्लास की शायद एनसीईआरटी में, अगर वो पढ़ा है तो आप उसको ठीक ठाक लिख सकते हैं। अब 18th क्वेश्चन, एनालिसिस द सेलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी विद सर्विस कास्ट रिलीजन एंड रीजन इन रिलीजन। ये मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं है, काफी कठिन है, सोचना पड़ेगा आपको। फिर आर टॉलरेंस एसिमिलेशन इन प्लूरलिज्म आर की एलिमेंट्स इन मेकिंग ऑफ एन इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म, जस्टिफाई योर आंसर। ये ठीक है, एवरेज है, बट मैं इसे भी इजी में इंक्लूड नहीं करूंगा बिकॉज सेक्युलरिज्म हालांकि हर कोई पढ़ता है, स्पेसिफिकली टॉपिक भी दिया है, मैंने भी पढ़ा था, अपने नोट्स बनाए थे, बट स्टिल वहां पास मेरे पास इतने पॉइंट पता नहीं क्यों आ नहीं रहे थे दिमाग में। अब तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूं क्योंकि अब मैंने एनालाइज कर लिया है पेपर, बट उस समय में एग्जाम स्ट्रेस के समय में मेरे दिमाग में नहीं आ रहे थे। 20th क्वेश्चन है, elucidate the relationship between globalization and new technology in the world of scarce resources with a special reference to India। इसे मैं इजी में इंक्लूड करूंगा बिकॉज फॉर्चुनेटली मैंने शायद ये कहीं क्वेश्चन पहले ही देखा था कि ग्लोबलाइजेशन को कैसे टेक्नोलॉजी से रिलेट किया जा रहा था और मैंने इसके नोट्स में भी इंक्लूड किया था जो मैंने ग्लोबलाइजेशन के नोट्स बनाए थे। तो सबसे पहली चीज जो मैंने की वो ये डिसाइड कर लिया। अब यहाँ मैं आपको एक एक चीजें पढ़ रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, बट एक्चुअल में इसमें टाइम नहीं लगता है। ठीक है, इसमें 2-3 मिनट लगते हैं, आप इजी क्वेश्चन छांट लेंगे और उन्हें आप पहले अटेम्प्ट कर लेंगे। तो अपन ने
मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसमें क्या क्या बातें देखी। सबसे पहली चीजें अपन ने सीखी, हाउ टू अप्रोच पेपर। ठीक है, सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चंस हैं वो देखने हैं। अब दूसरी चीज जो मैंने बताई थी मैं बताऊंगा वो है वैल्यू एडिशन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये मुझसे कई लोग पूछ भी चुके हैं, कई जो और तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, वो पूछते हैं कि वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए। बेसिक कंटेंट आपका तैयार हो गया, उसके बाद उसमें हर कोई कहता है कि वैल्यू एडिशन होना चाहिए, वैल्यू एडिशन होना चाहिए। तो मैं आपको लाइव एग्जाम्पल्स के हिसाब से बताता हूं कि क्या किस क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू एड कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू एड में जी कुछ क्या क्या चीजें आ जाती हैं उसमें, आ जाते हैं डायग्राम्स, मैप्स, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, ये सारी आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन सेकंड है, इसमें पूछा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी आर्मी जो थी वो इंडिया से कैसे जीत जाती थी। तो इसमें बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ठीक है, एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ था, उसमें भी शायद किसी का साथ दिया था अपनी इंडिया वालों, इंडियन रूलर की आर्मी ने, उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, पर वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई थी। और आप ब्रिटिश और बंगाल के स्ट्रगल के बारे में बता सकते हैं कि कैसे मीर जाफर या मीर कासिम किसी ने बिट्रे कर दिया था किंग को और इस तरीके से जीत गई थी। तो इस तरीके के आप एग्जाम्पल्स कई सारे दे सकते हैं। सिमिलरली फेमाइंस वाले में क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल्स देंगे। यहाँ पास प्राइमरी रॉक का पूछा है ना, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी रॉक। इसमें आप चाहें तो रॉक साइकिल बना सकते हैं, मैंने बनाई थी। अब आई डोंट नो इतना सिग्निफिकेंट है कि नहीं, बट मुझे लग रहा था तो मैंने वहां बना दी थी। अब नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप पूछा है, तो इसमें आप बना सकते हैं मैप और उसमें दिखा सकते हैं डेक्कन एरिया और वहां पास क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज जो थोड़े बहुत आपको पता है वो आप इंडिकेट कर सकते हैं, मैंने बनाया था। सिमिलरली पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी का स्पेशल स्प्रेड पूछा है, तो स्पेशल स्प्रेड में डेफिनेटली आपको मैप बनाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कहाँ कहाँ इंडिया में ज्यादा है पोटेंशियल विंड एनर्जी का। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, जहां भी ज्यादा है, जहां भी आपको पता हो वो बनाना पड़ेगा। सोसाइटी के क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, बट इतना ज्यादा डायग्राम वगैरह नहीं बनता, एग्जाम्पल और केस स्टडीज बनती हैं। ठीक है, इसमें जैसे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन पूछा है, तो इसमें तो आपको देने ही पड़ेंगे एग्जाम्पल्स, आपको बताना ही पड़ेगा किस तरह रीऑर्गेनाइज हुआ। इसके अलावा ओशन करंट्स का पूछा है ना, फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग द ओशन करंट। उसके बाद फिशिंग में इंडस्ट्री को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो इसमें भी आपको बनाना ही पड़ेगा डायग्राम। एनसीईआरटी में है ओशन करंट का डायग्राम और किस तरीके से जब हॉट और कोल्ड करंट मिलते हैं तो वहां पास फिशिंग इंडस्ट्री फ्लरिश होती है, ये आप दिखाएंगे। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में भी आपको एक वर्ल्ड का मैप बनाना पड़ेगा, तो आपको इंडिया का मैप भी आना चाहिए और वर्ल्ड का भी। जहां पास पूछा है रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बारे में, तो आपको मैप के थ्रू दिखाना पड़ेगा। इस वाले में भी 100% आपको बनाना ही पड़ेगा। ये वो नहीं है कि आपको बना पाएंगे कि नहीं, कि ये वैल्यू ऐड हो रही है, कहते हैं वैल्यू एडिशन ही है, लेकिन ये अब एसेंशियल है। अगर आप नहीं बनाएंगे मैप तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। जैसे इस क्वेश्चन में आप स्टेट्स और स्टमस का पूछा है, सिग्निफिकेंस इंटरनेशनल ट्रेड में, तो आप एक वर्ल्ड का मैप बनाएंगे जिसमें आप दिखाएंगे वेरियस स्टेट्स और स्टमस को और कैसे वो फैसिलिटेट करते हैं ट्रेड को। ठीक है, सिमिलरली ट्रोपोस्फेयर वाले में भी आप एटमॉस्फेरिक लेयर्स बना सकते हैं। ठीक है, और सोसाइटी के क्वेश्चन में डायग्राम या मैप वगैरह नहीं बनते, इसमें मेनली एग्जांपल्स और केस स्टडीज के थ्रू आप दिखाते हैं चीजों को। दूसरी चीज, तो ये दो मेन चीजें थी जो मुझे बतानी थी आपको, कि पहला किस तरीके से मैं अप्रोच करता था, कैसे इजी क्वेश्चन देखता था, क्या क्राइटेरिया था मेरा इजी क्वेश्चन सिलेक्ट करने का, कि मुझे बन रहा है कि नहीं, है ना, मैं पॉइंट जनरेट कर पा रहा हूं कि नहीं। आप जब घर में क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना, कि इतना आसान पेपर आया। बट लेकिन आप वहां जब देखेंगे कि 15 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन इस तरह का है कि वो बनता तो है, वो हर किसी को बनता है, बट उसमें आप इतना ज्यादा नहीं, विद मल्टीपल पॉइंट जनरेट नहीं कर पा रहे। जैसे स्ट्रेट्स और स्टमस वाला क्वेश्चन था या लायन एंड बुल फिगर वाला क्वेश्चन था, तो ये आसान तो है लेकिन इसमें मल्टीपल पॉइंट जनरेट करना कठिन हो जाता है, इसलिए इसे इजी में नहीं आएंगे और इन क्वेश्चन को मैं इजी में इंक्लूड नहीं करूंगा। तो सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन सिलेक्ट करिए, उन्हें सॉल्व करिए, इससे आपके मार्क्स उन क्वेश्चंस में इंप्रूव हो जाएंगे, आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर पाएंगे। और दूसरी चीज जो मैंने बताई वो ये है कि वैल्यू एडिशन करना ही करना है, एसेंशियल है आजकल वैल्यू एडिशन। आजकल क्या, हमेशा ही से था। आपको मैप्स इंडिया का, वर्ल्ड का बहुत अच्छे से बनना चाहिए, बनाते
तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है जीएस के पेपर देने के पहले, कि किस तरीके से आप अप्रोच करेंगे। ये मेरा तरीका था, अब हर किसी का अलग होता है, और जो भी तरीका हो वो आप अपने जो मॉक्स होते हैं उनमें ट्राई कर लें। ये जो मैं बता रहा हूँ कि मैंने पहले इजी देखे, इस तरीके से डिसाइड करता था मैं इजी, ये सारी चीजें मैंने अपने मॉक्स में बहुत बार ट्राई की थी, है ना। कई सारे मॉक्स दिए थे, उनमें करके देखी थी, और फिर मैंने फाइनल मेंस में इंप्लीमेंट की। सिमिलरली वैल्यू एडिशन के आपके एक सेपरेट नोट्स होंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैंने बनाए थे अपने सेपरेट नोट्स, मैंने बनाया था मैप, वेरियस मैप्स इंक्लूड किए थे, वेरियस एग्जांपल्स, केस स्टडीज। ये बहुत हैंडी आता है उस समय जब आपको एक पेपर से एक दिन पढ़ने या पेपर के बीच में जो छोटा सा गैप मिलता है, उस समय आप 1-2 घंटे में इन्हें बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं, और ये आपके नंबर बूस्ट कर देते हैं, है ना। जैसे आपके 100 आ रहे थे तो 105-10 आने लगेंगे, 5-10 नंबर ही इजीली बढ़ा देते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।